सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मित्रों सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। कैसे हो आप लोग? आज मुगल काल की संस्कृति लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? मुगल काल की संस्कृति लेकर आया हूं। वीर शिवाजी जो था, मैंने सारगर्भी तरीके से बताया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिंक जो है उसका शेयर करें दोस्तों। और एक मित्र ने ये कहा था कि वीर शिवाजी के गुरु उसकी माता ही थी और उनके कोई गुरु नहीं थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, उनके गुरु समर्थ रामदास थे। ये बुक्स है मध्यकाल भारत की, आशीर्वाद लाल की, उनकी किताब में लिखा हुआ है। बाकी एलपी शर्मा साहब की किताब में भी लिखा हुआ है, बाकी और की किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है। दूसरी बात, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु में और माँ भी एक गुरु होती है, प्रथम गुरु माँ ही होती है। लेकिन आपको बता दूं, गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए होता है, एक मार्गदर्शन करने के लिए होता है। वैसे तो आप गुरु कोंडदेव को भी मान सकते हैं। कोंडदेव जो थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर आप तसल्ली करें। आज अपने बात करेंगे मुगल काल की संस्कृति की स्थापत्य कला। मुगल काल की संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि के बारे में, शिक्षा के बारे में, आदि के बारे में हम अपने पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेकर आए हैं मुगल काल की स्थापत्य कला। कौन सी स्थापत्य कला? दोस्तों मुगल काल के अंदर जो मुख्य शासक हुए उनमें कौन कौन थे? नंबर 1 पर थे बाबर। कौन थे? बाबर। दूसरे नंबर पर थे हुमायूं। तीसरे नंबर पर थे अकबर और चौथे नंबर पर थे जहांगीर। कौन थे? और पांचवें नंबर पर थे शाहजहां और छठे नंबर पर थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मुगल काल के अंदर जो संस्कृति का प्रारंभ मान सकते हैं, वास्तविक प्रारंभ जो मान सकते हैं, वो अकबर से। संस्कृति का जो वास्तविक प्रारंभ किससे मान सकते हैं? अकबर से मान सकते हैं। स्वर्ण काल, सांझा के काल को, किसके काल को बोल सकते हैं? सांझा के काल को। स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल, संस्कृति का जो स्वर्ण काल, सांझा के काल को आशीर्वाद लाल साहब मानते हैं। औरंगजेब के काल के अंदर संस्कृति का पतन हो गया। वो संस्कृति के एक तरह से विरोधी व्यक्ति मान सकते हैं। तो पतन औरंगजेब के काल में, स्वर्ण काल सांझा के काल में, वास्तविक प्रारंभ अकबर के काल में। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला की। दोस्तों स्थापत्य कला का मतलब होता है इमारतों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? इमारतों का निर्माण करना। सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर स्थापत्य कला के प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? स्थापत्य कला के प्रेमी थे। लेकिन दुर्भाग्य कि उनका जो कार्यकाल रहा 4 साल का रहा। 1526 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठे, 27, 28, 29 वहां तक। उसके बाद में 30 में इस दुनिया से वो चले गए बाबर साहब। तो उन्होंने जो यहां पर कार्य किया, बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं कह सकते, बहुत अच्छे स्थापत्य कला के अंदर उन्होंने काम नहीं की। 3 मस्जिद मानी जाती है उनकी, लेकिन वो सस्ती मजदूरी के कारण भारत के अंदर अच्छी इमारतें बनाना चाहते थे। और उनकी जो इमारतें थी उसमें झीलों का, फुहारों का प्रयोग किया गया, तालाबों का प्रयोग किया गया, क्योंकि झीलों के, फुहारों के, तालाबों के वो शौकीन थे। और सस्ती मजदूरी के कारण वो भारत के अंदर स्थापत्य कला का जो काम करवाया। वर्तमान के अंदर लगभग उनकी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो चुकी है, बस 3 मस्जिदें बाकी है। दूसरा, वो जो प्रभावित थे भारत के अंदर, ग्वालियर की इमारतों से प्रभावित थे। वहां पर विक्रमादित्य मानसिंह की जो इमारतें हैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। किन किन से? ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां की जो इमारतें हैं उससे जो बाबर थे, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, वो बहुत अधिक प्रभावित थे। तो ये दोनों बातें समझ में आई होगी कि भारत में जो प्रश्न आ जाए, पहला प्रश्न आ जाए कि बाबर जो है कि भारत में इमारतों बनाने के हिमायती क्यों थे? सस्ती मजदूरी।
क्या चीज है? सस्ती मजदूरी। दूसरी बात, वो भारत के अंदर जो इमारतें बनाई उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है? किन इमारतों से अधिक प्रभावित हुए? तो ग्वालियर की इमारतों से। किसकी? 2 प्रश्न बन गए। अब तीसरी बात, वर्तमान के अंदर उनकी कौन कौन सी 3 मस्जिदें बाकी है जिनके बारे में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। बाबर स्थापत्य कला की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद है जी। कौन सा है? बाबरी मस्जिद। मीर बाकी एक शिया मुसलमान थे, उन्होंने अयोध्या के अंदर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। वर्तमान के अंदर इसका जो मामला है कोर्ट के अंदर चल रहा है। दूसरा है काबुली बाग। कौन सी? काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है, जो 1529 के आसपास बनी थी। तीसरी संभल की मस्जिद। कौन सी है? संभल की जामा मस्जिद, जो 1529 ईस्वी के आसपास बनी थी। तो यहां पर 3 इमारतें हैं जो वर्तमान के अंदर है। बाबरी मस्जिद अयोध्या में, काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर, संभल की मस्जिद कहां पर है? संभल में, 1529 ईस्वी के अंदर बनी। तो ये 3 इमारतें। फिर बात आती है कि बाबर कुएं, तालाब, फवारों का शौकीन था। किसका शौकीन था? कुओं का, तालाब का, फवारों का। पहले मैंने बता दिया कि जो बाबर है उसके काल की स्थापत्य कला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसने मुगल काल की नींव रखी थी हिंदुस्तान में। किसकी रखी थी? मुगल काल की नींव रखी थी। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। उसी लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी को मारकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बात समझ में आई? अब अपने बात करते हैं उनके पुत्र साहब की, हुमायूं। कौन है? हुमायूं साहब। बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, अस्करी, इंदाल और हुमायूं। कौन कौन से? कामरान, अस्करी, इंदाल और हुमायूं। जब गद्दी पर बैठे तो नंबर किसका आया? हुमायूं को। हुमायूं का नंबर आया। अबुल फजल, जो बाद में अकबर के काल के अंदर एक इतिहासकार थे, उन्होंने इनको इंसान ए कामिल कहा है। इंसान ए कामिल का मतलब क्या है? उदार दिल वाला इंसान। वास्तव में हुमायूं बड़े ही उदार व्यक्ति थे। इनके बाकी जो डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने स्थापत्य कला के बारे में बता रहे हैं। स्थापत्य कला में इनकी कोई खास योगदान नहीं है, कोई खास योगदान नहीं है। पहले ये गद्दी पर रहे, उसके बाद में शेरशाह सूरी से मुठभेड़ हुई, हार गए थे, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके बाद में दोबारा गद्दी पर बैठे तो 6 माह तक गद्दी पर रहे, फिर इस दुनिया से चले गए थे। तो दीन पना महल जो है दिल्ली के अंदर, उसका इन्होंने निर्माण कराया। हुमायूं ने किसका निर्माण कराया? दीन पना महल का निर्माण कराया था। और बताते हैं इसकी सीढ़ियों से गिरने से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। अब उसके बाद में अकबर, जिसके काल से स्थापत्य कला का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। किसका माना जाता है? स्थापत्य कला का वास्तविक प्रारंभ किससे माना जाता है? अकबर से माना जाता है। किससे माना जाता है? अकबर से माना जाता है। इनके काल का सबसे पहला जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा, हुमायूं का मकबरा है। खूबसूरत मकबरा है, जानदार मकबरा है। यदि अपने मुगलों की बात करें तो मुगलों के काल की जो इमारतें हैं वो अपने आप पर धरती के ऊपर एक नगीना है। बहुत शानदार शानदार इमारतें हैं। वर्तमान में भारत सरकार को पर्यटन की दृष्टि से उनको बड़ा लाभ होता है। तो यहां पर हुमायूं का जो मकबरा है, इसमें अकबर का कोई योगदान नहीं है। अकबर ने इसका निर्माण नहीं करवाया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया। फिर बता दूं, उनकी जो बेगम है, हाजी बेगम, कौन है? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है हाजी बेगम, 1 नंबर पर लिखा है मैंने, क्योंकि हुमायूं का मकबरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्रश्न पक्का पड़ता है। मैंने अब से पहले ऊपर बताया है, वहां से मेरे को नहीं लग रहा कि कोई प्रश्न आएगा, लेकिन जो हुमायूं का मकबरा बता रहा हूं दोस्तों, यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। यदि मुगल काल से प्रश्न आता है तो हुमायूं का मकबरा अपने आप को सबसे आगे अव्वल में रखता है। हुमायूं का मकबरा से प्रश्न आ सकता है। हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। जो हुमायूं की बेगम थी, उसने, हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। दूसरी बात, इसके डिजाइनर कौन थे? इसके लिए सामग्री या डिजाइन किसने तैयार करवाए थे? इसके लिए देखो यहां पर फारसी कलाकार थे एक, जिनका नाम था मीरक मिर्जा गयास बेग। कौन है? मीरक मिर्जा गयास बेग। उन्होंने हुमायूं के मकबरे के डिजाइनर की भूमिका निभाई थी। किसने? मीरक मिर्जा गयास बेग। अब कैसे याद रखो? मीरक कौन सा है? हुमायूं। यहां पर क्या चीज है? हुमायूं। और यहां पर क्या है? हु कट गया तो मैं रह गया। यहां पर भी क्या चीज है? मीरक, है ना? मीरक।
मी आ गया और मैं आ गया, मैं मा मी, है ना, हुमायूं मीरक, मिर्जा गयास बेग। दूसरी, अब तीसरी विशेषता है इसकी, अब इसमें लंबे लंबे गर्दन वाले गुंबज बनाए हुए हैं। क्या है, गुंबज जो है लंबे से गर्दन होता है ना जिराफ की, उसी प्रकार इसके जो गुंबज है बहुत लंबे हैं। तो वो कहां से लिया गया, तैमूर का, तैमूर का या बीबी का, जो बीबी खानम का मकबरा है, कौन सा है, तैमूर का या बीबी खानम का, समरकंद से एक मकबरा, समरकंद जानते हो हिंदुस्तान से बाहर है समरकंद, और वहां पर बीबी खानम का मकबरा है और तैमूर का मकबरा है। कौन सा, तैमूर या बीबी खानम का मकबरा, जो लंबी गर्दन वाले गुंबजों के लिए प्रसिद्ध है, और वहां से इसको प्रेरणा मिली, वहां से प्रेरणा मिली इसको, याद रहेगा, समरकंद के मकबरे से। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी पेपर में आ सकता है। उसके बाद में अकबर का इसमें हाथ नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि अकबर का इस मकबरे में कोई भी हाथ नहीं। अब पांचवी विशेषता, दोहरे गुंबज वाला प्रथम मकबरा है ये, इसमें डबल यानी कि दोहरे गुंबजों का प्रयोग हुआ है इस मकबरे में। किसका प्रयोग हुआ है, दोहरे गुंबज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद छठी विशेषता देखो इसकी, ताजमहल का पुरोगामी है या अग्रगामी है, यानी कि ताजमहल को प्रेरणा मिली, इसी को मिली, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, इसी की प्रेरणा से ताजमहल का निर्माण हुआ। उसके बाद में 7 नंबर पर देखो, 4 बाग पद्धति से बना यह प्रथम मकबरा है। कितना बाग, 4 बाग, यानी कि बाग पद्धति की बात करें तो आपको मिल जाएगा सिकंदर का मकबरा, जो सिकंदर लोदी का मकबरा, उसके अंदर भी बाग पत्ती का प्रयोग हुआ है, लेकिन 4 बाग पद्धति से बना यह पहला मकबरा है। 4 बाग, चारों तरफ बाग जो पद्धति से बना हुआ पहला मकबरा है। उसके बाद में 8 नंबर पर लिखा हुआ है, सर्वाधिक मुगल घराने के सदस्य इसमें सफुर्दे खाक किया दफनाए गए हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा। और आपको वैसे सामान्य जानकारी बता दूं, जब 1857 की क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर, जो हिंदुस्तान के मुगल बादशाह माने जाते हैं अंतिम, और उनको भी इसी मकबरे से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। यही वो मकबरा था, हडसन ने यहीं से इनको गिरफ्तार किया। दोबारा से एक बार मैं पढ़ के फिर सुना देता हूं। 8 विशेषता इनकी बताई है। यदि आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो, RS की, IS की या किसी भी चीज की मुख्य परीक्षा लिख रहे हो, तो हुमायूं के मकबरे की विशेषता बता रहा हूं, बता दिया। उसके बाद में कहां से प्रेरणा मिली वो बता दिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी आए तो आ सकता है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है, लंबी गर्दन वाले गुंबज बनवाए, ये तैमूर या बीबी खानम के मकबरे से प्रेरणा मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके जो डिजाइनर है मीरक मिर्जा गयास बेग, तो हु मायूं तो बीच वाला अक्षर ले लो, मैं फॉर मायूं, मैं से मीरक मिर्जा गयास बेग। अकबर का हाथ नहीं है, दोहरे गुंबज वाला प्रथम मकबरा है। ताजमहल का पुरोगामी या अग्रगामी है। 4 बाग पद्धति से बना हुआ यह प्रथम मकबरा है। सर्वाधिक मुगल घराने के सदस्य इसी मकबरे में दफनाए गए हैं। दिल्ली के अंदर ये स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको ये याद हुआ होगा। अभी अकबर की बहुत सारी इमारतें हैं जिनके बारे में अभी आगे अपने बात करते हैं। इसको साफ करके मैं लिखता हूं दूसरी। हाँ, तो अपने अकबर के तीसरे नंबर पर अपने पहले तो हुमायूं का मकबरा तो कर ही लिया, कौन सा, जिसके अंदर अकबर साहब का कोई योगदान नहीं था। अब अपने बात करते हैं कि अकबर ने और क्या क्या काम करवाए और कहां कहां पर इन्होंने प्रमुख तौर से इमारतें बनवाई। आपको मैंने पहले कहा था कि स्थापत्य कला का वास्तविक जो प्रारंभ था वो अकबर के काल में हुआ। तो यहां पर देखो, आगरा की बिल्डिंगें, फतेहपुर सीकरी की, लाहौर की और इलाहाबाद की, और यदि मैं चौथी बात कहूं तो अजमेर की। कहां की, अजमेर की। यहां पर प्रमुख 4 जगह लिखी हुई है मैंने। तो आगरा की इमारतें प्रसिद्ध इमारतें हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी की। पाकिस्तान की जो इमारतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर है, वहां पर वो पाकिस्तान में चला गया लाहौर, इसलिए अपने इसको पढ़ना नहीं है। वैसे बता दूं, लाहौर का जो किला है वह आगरे के किले जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सौंदर्य अधिक है। इलाहाबाद के अंदर जो इमारतें बनवाई थी वो अधिकतर नष्ट हो गई है। क्या हो गई है, इलाहाबाद वाली नष्ट हो गई है। अजमेर के अंदर इस्लामिक पद्धति के आधार के ऊपर यहां पर वर्तमान में मैगजीन का किला है, जिसे अकबर का किला कहते हैं, उस किले का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसका करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अपने मेन जो बात करेंगे, आगरा की इमारतें और फतेहपुर सीकरी की इमारतें। कौन सी, आगरा की और फतेहपुर सीकरी की इमारतों की बात करेंगे। आगरा का जो किला है इसे लाल किला कहते हैं। आगरे का लाल किला जो 15 सालों में बनके तैयार हुआ। कितने सालों में बनके तैयार हुआ था,
15 सालों में ये किला बनकर तैयार हुआ था। और वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, अकबर की जो इमारतें हैं उसमें बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट झलकता है, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और उनके दरबार में बहुत सारे बड़ी पदों पर हिंदू लोग रहते थे। और यहां पर भी ये चीजें देखने को मिलेगी, जब आगरा देखने जाओगे, फतेहपुर सीकरी देखने जाओगे, तो इमारतों में भी ये बात देखने को मिलती है। यहां पर 15 वर्षों में आगरा का किला बनकर तैयार हुआ। और जो आगरा का किला था उसमें 4 दरवाजे थे पहले। कितने दरवाजे थे? 4 दरवाजे थे, लेकिन वर्तमान में 2 दरवाजे रह गए हैं। कितने दरवाजे रह गए हैं? 2 दरवाजे हैं इसके अंदर। कौन कौन सा? एक तो दिल्ली दरवाजा और दूसरा कौन सा है? अमर सिंह दरवाजा। कौन सा है? अमर सिंह दरवाजा। इसका जो घेरा है वो 1.5 मील का है। इस किले का घेरा कितना है? 1.5 मील का घेरा इसके अंदर स्थित है। उसके बाद में इस किले के अंदर जो जहांगीर का महल है और अकबरी महल है, कौन सा है? या अकबरी या जहांगीरी महल है, वो ग्वालियर के किले के जो राजा मान सिंह है उनका जो किला है वहां से डिजाइन वगैरह लिया गया है, उससे प्रभावित है ये जहांगीरी महल। और अकबरी महल किससे प्रभावित है? जो ग्वालियर के राजा मान सिंह है उनके महल से प्रभावित है। कौन कौन से? ये दोनों आगरा के किले के अंदर। तो इस किले के बारे में बताया मैंने, आगरा के किले के बारे में आप देखने भी गए होंगे। वैसे पास के अंदर ही फतेहपुर सीकरी है, बंजर सी जगह पर है, बंजर सी जगह है और वहां पर कोई भी जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अकबर जैसा बादशाह ने भी वहां पर पर्यटकों को जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर कितने सारे पर्यटक जाते हैं, ये श्रेय मैं देना चाहूंगा अकबर को। अकबर एक महान शासक था और उस आदमी ने जो जो चीजों का वहां पर निर्माण करवाया, जिसके कारण आज भी जो विदेशी पर्यटक है, स्वदेशी पर्यटक है, जरूर उनको पर्पस देखने के लिए जाते हैं। उनमें क्या खास बात है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। 1970-71 में फतेहपुर सीकरी को इन्होंने राजधानी बनाया। दोस्तों क्यों राजधानी बनाया? इनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन फतेहपुर सीकरी के अंदर यहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी और वहां पर जो अकबर है पैदल गए थे, बताते हैं अरखाबाई और अकबर पैदल गए थे और उन्हीं की कृपा से इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था शेखू बाबा और बाद में जहांगीर के नाम से वो बादशाह बने थे। और उसी को एक तरह से श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए एक फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया? राजधानी बना दिया 1970-71 में। वहां पर कौन कौन सी इमारतें हैं? दीवाने आम, दीवाने खास, खास मीटिंग के लिए दीवाने खास, दीवाने आम जनता के लिए दीवाने आम। उसके बाद में पंचमहल, बहुत ही बड़ी इमारत है पंचमहल यहाँ की, 5 मंजिला है। ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। और यहां पर जो प्रत्येक खंबे हैं उन पर सब पर चित्रकारी, और एक खंबा दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कितनी बड़ी बात है। अपने घर के अंदर एक कमरा बनाते हैं, उसकी दीवारें जो है उसको ढंग से अपने पेंटिंग नहीं करवा सकते, और इस बंदे ने जो खंबे बनवाए और उस खंबे के विविध चित्रकारियां जो देखने के अंदर बरबस देखने को बनता है। उसके बाद में यहां पर तुर्की सुल्ताना का महल देखो, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त, तो मैं प्रत्येक चीज को बोल रहा हूं। यदि आपने नोट्स पे बनाने हो इसके, तो आप मोबाइल को लिया करो और उसको चला लिया, फिर रोक लिया और फिर लिख लिया, क्योंकि मैं एक एक चीज को 2-2 बार बोलता हूं। यहां पर पहले क्या बोला मैंने? दीवाने आम, दीवाने खास, फिर पंचमहल। पंचमहल 5 मंजिला है, उसके प्रत्येक खंबे के ऊपर विविध चित्रकारियां और एक पिलर दूसरे पिलर से भिन्न है। उसके बाद में तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा? तुर्की सुल्ताना का महल बहुत ही सुंदर महल है। स्थापत्य कला का मोती कहा है और किसने कहा है? पर्सी ब्राउन एक विद्वान है, पर्सी ब्राउन नामक एक विद्वान, यहां पर लिखा हुआ है देखो, पर्सी और ब्राउन, इन्होंने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसका? स्थापत्य कला का मोती कहा है। उसके बाद में जोधाबाई का महल, बहुत ही सुंदर महल है। बीरबल का महल है, हिरन महल, कौन सा है? हिरन महल है। उसके बाद में जामा मस्जिद, कौन सी है यहाँ पर? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ओनली गौरव, तो फतेहपुर सीकरी का गौरव किसे कहते हैं? जामा मस्जिद। और इसका जो दक्षिणी दरवाजा है, उसके दक्षिणी दरवाजे पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है जो 134 मीटर ऊंचा है, फीट ऊंचा है, सॉरी कितना ऊंचा है? 134 फीट ऊंचा है। इसका दक्षिणी द्वार जो है वो 134 फीट ऊंचा है। और आपको बता दूं, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में, किसके जीतने के उपलक्ष्य में? गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके बाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, किसका? यहां पर लिखा हुआ 10 नंबर पर, सलीम चिश्ती का मकबरा।
उसके बाद में मरियम महल लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर पर मरियम महल लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये 11 की 11 बातें आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से फिर बोल दूं, दीवाने आम लिखा हुआ है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर दीवाने खास लिखा है, 3 नंबर पर पंचमहल जो पंचम जिला है और इस पे खंभों के ऊपर विविध चित्रकारी की हुई है। 4 नंबर पर तुर्की सुल्ताना का महल है जो परसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। 5 नंबर पर जोधाबाई का महल है, 6 नंबर पर बीरबल का महल है, 7 नंबर पर हिरन महल है, 8 नंबर पर जामा मस्जिद है जिसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं, और 9 नंबर पर बुलंद दरवाजा है जो 134 फुट ऊंचा है और जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार पर स्थित है। 10 नंबर पर सलीम चिश्ती का मकबरा है, 11 नंबर पर मरियम महल है। कौन सा है, मरियम महल है 11। अब इसकी 3 कोटेशन है, उन कोटेशन है उनको पढ़ते हैं। पहली कोटेशन में लिखा हुआ है फर्ग्यूसन की, यही है, किसकी है, फर्ग्यूसन की, महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब। फतेहपुर सीकरी क्या चीज है, फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखा है, फर्ग्यूसन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब, महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब, पहली परिभाषा। दूसरी चीज देखो सिमथ ने क्या कहा है, सिमथ ने कहा है फतेहपुर सीकरी के समान न तो उससे पहले और न ही उसके बाद में कुछ बनना संभव है। कितनी शानदार बात की है। सिमथ ने कहा है न तो फतेहपुर सीकरी से पहले कोई इमारत ऐसी बनी और न इसके बाद में बनना संभव नहीं है। उसके बाद में फर्ग्यूसन ने क्या कहा है, फर्ग्यूसन ने परिभाषा दी है कि फतेहपुर सीकरी जो है पत्थर में डाला गया रोमांस है। यहां पर भी देखो फर्ग्यूसन ने क्या कहा, महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब एक परिभाषा। दूसरी फर्ग्यूसन ने कहा है फतेहपुर सीकरी पत्थर में डाला गया रोमांस। क्या चीज है, पत्थर में डाला गया रोमांस है। इन तीनों परिभाषा जो दी है मैंने, फर्ग्यूसन ने 2 दी है, सिमथ ने 1 दी है, इनमें से प्रश्न आ सकता है वीरो। उसके बाद में अबुल फजल साहब क्या कहते हैं, अबुल फजल क्या कहते हैं और किसके बारे में कहते हैं, आगरा के बारे में क्या कहते हैं, आलीशान या सभी इमारतों के बारे में क्या कहते हैं। अबुल फजल बहुत बड़े इतिहासकार थे। आलीशान इमारतों की योजना बनाई, क्या बनाई, आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा मस्तिष्क तथा हृदय की रचना को, मस्तिष्क तथा हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी की पोशाक पहनाई, पत्थर तथा मिट्टी की पोशाक पहनाई। किसके बारे में लिखा हुआ है, अकबर के बारे में। इन बातों से साबित हो जाता है कि अकबर ने बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया, उसके ऊपर हिंदू और मुस्लिम समायोजन का प्रभाव जो है वो स्पष्ट देखने को मिलता है कि इन्होंने हिंदुओं और मुसलमान सभी कलाकारों को जगह दी और इनकी जो इमारतें हैं वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित दिखती है, जो एक स्तूप होते हैं उस प्रकार की दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगरा का किला बता दिया, फतेहपुर सीकरी की बता दिया, और बाकी जो चीज़ें हैं इनकी जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीरी महल और अकबरी महल कहाँ पर है, आगरा के किले के अंदर है। जो मान सिंह का जो किला है ग्वालियर के अंदर, उससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है, उस किले से प्रभावित है। और लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में जो लाहौर स्थित है उसको अपने पढ़ना नहीं है। इलाहाबाद की अधिकतर इमारतें नष्ट हो गई है, अजमेर की इमारत मैंने सबसे पहले बता दी है। हाँ, तो अब अपने पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में, उम्मीद करता हूँ अकबर समझ में आगे होंगे, जिसके काल में स्थापत्य कला का वास्तविक निर्माण शुरू हुआ। अब बात करें जहांगीर की। जहांगीर के काल में सिकंदरा के पास, सिकंदरा कहाँ है, आगरा के पास में, और अकबर का मकबरा बनवाया। किसका बनवाया, हालांकि ये योजना तो अकबर ही तैयार करके गया था। अपने मकबरे की जो योजना तैयार किसने की थी, अकबर ने तैयार की थी। और ये देखने के अंदर बौद्ध मठ सा प्रतीक होता है, बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित था अकबर, जिसके कारण जो इसकी योजना बनाई थी। लेकिन जहांगीर ने उसमें कुछ परिवर्तन किया। क्या किया, कुछ परिवर्तन किया और इसको 5 मंजिला बनवाया। उदार हृदय का प्रतीक है ये। किसका प्रतीक है ये, उदार हृदय का प्रतीक है। अकबर की प्रशंसा में यहाँ पर 36 दोहे भी लिखे हुए हैं। इसके अंदर जो सिकंदरा के अंदर अकबर का जो मकबरा बना हुआ है, इसमें कितने दोहे लिखे हुए हैं, 36 दोहे लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं, फारसी भाषा के अंदर। किसमें, फारसी भाषा के अंदर है। कहां पर ये मकबरा, बताया ना अभी, सिकंदरा के अंदर। और सिकंदरा कहां पर है, आगरा के पास में। बगीचों पर चित्रकारी का शौकीन, संगमरमर पर पच्चीकारी का प्रारंभ,
ये मैं दो बातें क्यों लिखी है, क्योंकि जहांगीर शौकीन आदमी था। मैंने आपको पहले भी बताया कि चित्रकला का जो स्वर्णकाल माने तो जहांगीर के काल को मान सकते हैं, क्योंकि जहांगीर कलाकार, बहुत जबरदस्त कलाकार थे और वो चित्रकार थे। तो यहाँ पर बगीचों प्लस चित्रकारी की शौकीन, क्योंकि इनकी जो इमारतें मिलेगी उसके अंदर चित्रकारी बहुत मिलेगी। दूसरी बात जो भी इमारत है उसके चारों तरफ क्या मिलेगा, पार्क मिलेंगे आपको। संगमरमर पर पच्चीकारी का मतलब जानते ही हो, नक्काशी, खुदाई करना और उसके अंदर बेल बूटे वगैरह तैयार करवाना। आगरा के अंदर इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये अपने ससुर का मकबरा था इनके, और इनकी पत्नी जो नूरजहां थी, कौन, जिसका वास्तविक नाम क्या नाम था, मेहरुनिशा, और जिसने अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था आगरा में। कहां पे, आगरा में बनवाया था, लिखा हुआ दिख रहा है ना आगरा में। यह सफेद संगमरमर का है, किसका है, और इसमें पित्रादुरा का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, पित्रादुरा का। पर्सी ब्राउन एक बहुत बड़े विद्वान है, यहां पर देखो, पर्सी ब्राउन ने अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण बताया इसको। क्या बताया, अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण किसने बताया है। ये बहुत अच्छी कोटेशन है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। पर्सी ब्राउन अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण इमारत थी, पित्रादुरा का प्रयोग किया। हालांकि आपको बता दूं, जो उदयपुर का जो गोल मंडल है, कौन सा है, उदयपुर का गोल मंडल, उसमें इससे पहले भी पित्रादुरा का प्रयोग हो चुका था। यहां पर लिखा हुआ भी है, उदयपुर के गोल मंडल में पित्रादुरा का प्रयोग किया जा चुका था। मैं आपको पहले भी बता दूं, जो जहांगीर था उसके काल की स्थापत्य कला की बहुत ज्यादा इमारतें आपको देखने को नहीं मिलती है, पहले तो आपको बता ही दी है। और वैसे आपको बताऊं, इनका खुद का जो मकबरा है, जहांगीर का खुद का मकबरा कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर। इनकी बीवी ने बनवाया था, कौन सी ने, नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहां का। तो भारत से बाहर कितने मकबरे हैं, दो। एक तो काबुल के अंदर बाबर का मकबरा है, दूसरा इनका मकबरा है, किसका, जहांगीर का मतलब मकबरा है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, है ना। तो 6 मुख्य बादशाह हैं, उनमें से दो के जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर है। तो आप में से जो प्रश्न कई बार आ चुका है, आरएस में भी आ चुका है, कि कौन सा ऐसा मकबरा है जिसमें पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा है। कौन सा मकबरा है, इत्मादुद्दौला का मकबरा है। और इत्मादुद्दौला का मकबरा कहां पर है, आगरा के अंदर है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है इत्मादुद्दौला का मकबरा। और इसके ऊपर पर्सी ब्राउन ने कहा है अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण है। तो आ सकता है ये प्रश्न। हालांकि इससे पहले उदयपुर के गोल मंडल, यदि राजस्थान का कोई कैंडिडेट है आप में से, तो ये प्रश्न आ सकता है कि इत्मादुद्दौला का जो पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है, इससे पहले राजस्थान की किस इमारत में इसका प्रयोग हो चुका था। तो गोल मंडल का जो यहाँ पर गोल मंडल बना हुआ है उदयपुर के अंदर, इसमें इसका प्रयोग पहले भी हो चुका है। उसके बाद में ये भी प्रश्न कभी आया नहीं आज तक कि जो इनका 5 मंजिल है, कुछ बच्चों को ही पता होता है कि जो इनका मकबरा, स्वयं का मकबरा है अकबर का, जिसकी योजना स्वयं ने बनाई थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था जहांगीर ने, तो उसके अंदर 5 मंजिला बनाया, बहुत बड़ी इमारत है। और बौद्ध धर्म का प्रभाव उस पर स्पष्ट दिखता है, बौद्ध, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, वो गुम्बद सा पिलर सा बना हुआ नहीं है। और उसकी चारों कोने के ऊपर मीनारें बनी हुई है, ऐसे मीनारें, ऐसे करके, और फिर मीनार है, फिर ऐसे मीनार है। और ऊपर की तरफ जाए तो मीनारें घटती जा रही है, क्या है, ऐसे घटती हुई जा रही है। चारों तरफ पार्क है और घटती हुई जा रही है चारों कोने पर। दूसरी बात है, फारसी भाषा के अंदर क्या लिखे हुए हैं, दोए लिखे हुए 36, ये भी आ सकता है 36, 42, 48, कितने दोए लिखे हुए हैं इनकी प्रशंसा में। 5 मंजिला, उनके उदार हृदय का प्रतीक है ये। किसका प्रतीक है, वाहिदे वे, यदि विशेषता, यानी कि अकबर की किस चीज को दर्शाता है उनका मकबरा, तो यहां पर उनके उदार हृदय का प्रतीक है, इनकी विशालता, यानी कि अकबर का जो मकबरा है उसकी विशालता किस चीज को दर्शाता है, उनके उदार हृदय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उदार हृदय को दर्शाता है। तो जहांगीर के काल के अंदर इत्मादुद्दौला का मकबरा और दूसरा अकबर का मकबरा, ये दोनों आपको याद रखना है और बहुत ही आसान है। चांस कम रहता है कि इससे प्रश्न आपसे पूछा जाए। अब अपने बात करते हैं शाहजहां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। किसका काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इनकी इमारतें आगरा के अंदर और दिल्ली में मिलती है। कहां पर है, आगरा में, और दूसरा स्थान कौन सा है, दिल्ली के अंदर मिलती है। तो सबसे पहली बात, आशीर्वाद लाल, मध्यकाल इतिहास के एक इतिहासकार हैं आशीर्वाद लाल। जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनको तो पता ही है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यकाल इतिहास के अंदर एक बेहतरीन हरीश चंद्र वर्मा, LP शर्मा, आशीर्वाद लाल, इरफान हबीब, ये बड़े बड़े नाम हैं जो मध्यकाल इतिहास के ऊपर लिखा करते हैं। तो यहां पर इन्होंने जो इमारतें दी उनके बारे में बताता हूं। आगरे के किले में संगमरमर का दीवाने आम
बनवाई जो इनकी प्रथम इमारत है। कौन सी है ये? प्रथम इमारत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी प्रथम इमारत है। कौन सी? ये प्रश्न 100 में से 100% आ सकता भाई। इनकी प्रथम इमारत पूछ लेता है, क्योंकि दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ऐसे 4 मिला के पूछ सकता है। तो पहला कौन सा है? दीवाने आम। कहां पर है ये? आगरा के लाल किले के अंदर है दीवाने आम। इनकी प्रथम इमारत 1627 में बनी थी। कब बनी थी? उसके बाद में दीवाने खास, यहां पर मैंने सन लिखा नहीं, वैसे बता देता हूं, 1638 के आसपास बनी थी। ये कब बनी थी? 1638 के आसपास बनी थी दीवाने खास। तो दीवाने आम। और दूसरी कौन सी है? संगमरमर की बनी हुई इमारतें। तीसरी है मोती मस्जिद। अरे दूधिया, एकदम दूध जैसी सफेद संगमरमर की बनी हुई, बहुत ही शानदार है, फन्ने खा इमारत है। आप जाके देखो कभी लाल किले के अंदर, आगरा के लाल किले के अंदर, बहुत ही गजब की इमारत है मोती मस्जिद। शुद्ध सफेद संगमरमर, यानी कि दूध जैसी सफेदी इसके अंदर दिखती है आपको। और बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक है इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और यहाँ पर आके और सेल्फी लेते हैं, मूवी वगैरह बनवाते हैं। उसके बाद में शीश महल और खास महल भी बहुत सुंदर है यहाँ के। कौन कौन से? शीश महल और खास महल भी अत्यधिक सुंदर है। तो पता चला आपको। उसके बाद के अंदर जो पूरे संसार के अंदर जो साझा जाने जाते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं? ताजमहल के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ताजमहल के लिए जाने जाते हैं। किसी भी तरफ से देख लो आप ताजमहल को, वैसे सुंदर, लगातार जैसे जैसे उम्र इसकी बढ़ती जा रही है ताजमहल की, और निखार आता जा रहा है। यमुना के किनारे पर आगरा के अंदर स्थित है। प्रेम का प्रतीक है। अपनी पत्नी जो मुमताज थी उसकी याद में इसको बनाया गया। इसमें बाहर ऊपर नकली वो कब्र बनाई गई है, अंदर वास्तव में असली बनी हुई है नीचे। तो उसी के बारे में बात करेंगे। 22 साल में यह ताजमहल बनके तैयार हुआ था। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो इसके डिजाइनर थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नादिर उल असरार की उन्हें उपाधि दी गई। भाई इतना खूबसूरत डिजाइन तैयार किया उस्ताद अहमद लाहौरी ने, तो उसे नादिर उल असरार कैसे याद रखोगे? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद तुम्हारे ऊपर मेरा असर हो गया, असर से असरार। और इसका निर्माण किसने किया? उस्ताद ईशा ने। ईस्वी सन से याद रह जाएगा, ईस्वी सन से याद रह जाएगा। उसके बाद के अंदर लेनपुल ने यह कहा, यह संगमरमर के रूप में सोपन योजना ईश्वर ने निर्माण की और स्वर्णकारों ने इसे तैयार किया। कितनी जोरदार कोटेशन है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। मैं आपको 3 कोटेशन इसके ऊपर बताने वाला हूं। किसके ऊपर? ताजमहल के ऊपर। और तीनों की तीनों कोटेशन में से कोई ना कोई प्रश्न आपके 100% आ सकता है। सबसे पहले लेनपुल, लेनपुल, ये कोई ना कोई कोटेशन देता ही रहता है लेनपुल साहब। आपको पता हुमायूं के ऊपर भी इन्होंने कोटेशन दी थी लेनपुल ने। इन्होंने ये कहा था पूरी जिंदगी लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चले गए। और यदि यहां पर बात करें तो यहां पर भी ये उटपटांगी स्टेटमेंट, ये संगमरमर के रूप में सोपन, यहां पर तो बढ़िया थी ये कोटेशन, संगमरमर के रूप में सोपन योजना ईश्वर ने निर्माण किया और स्वर्णकारों ने इसे तैयार किया। तो कैसे याद रखोगे? सपने के अंदर मैंने स्विमिंग पूल देखा, लैंड पूल या स्विमिंग पूल सपने में। दूसरा, सिमत साहब क्या कहते हैं? सिमत ये कहते हैं यूरोप और एशिया का मिश्रण है। ये यूरोप और एशिया की कला का क्या है? मिश्रण है। और हुमायूं के मकबरे से प्रेरित प्रतिमा है। ये क्या है? हुमायूं का जो मकबरा है उससे तो ये प्रेरित है। और कहां से? यूरोप और एशिया का मिश्रण प्रतीक होता है। तो यूरोप और एशिया के लिए मैंने सिम खरीदी है, सिम से सिमत। उसके बाद में भाइयों हावेल, नारी तव की साकार प्रतिमा। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अपने मन मस्तिष्क पर लिख लेना। हावेल, अपने कई बार बोलते हैं ना क्या हाल है, हावेल क्या हाल है, बोला नारी की साकार प्रतिमा का क्या हाल है, नारी की साकार प्रतिमा का क्या हाल है। 3 होगी डेफिनेशन। अब आपको बता दूं, इसको बनाने में 22 करोड़ लगे और इसको बनाने के अंदर मैंने उल्टा लिख दिया है। इसको बनाने में कितने लगे थे? 9 करोड़ रुपए और 22 वर्ष इसको बनने में लगे थे। कितने? 22 वर्ष में बनने में तैयार हुई थी और 9 करोड़ रुपए लगे थे इसमें। 9 करोड़ उस जमाने के अंदर, एक सोचो आप। ये 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। 22 फुट का ऊंचा चबूतरा उस पर बना हुआ है। 108 फुट सामान्य इसकी ऊंचाई है, लेकिन इसका जो मध्य में गुम्बज है ना, उसकी ऊंचाई 187 फीट है।
इसकी जो मध्य का गुंबज है उसकी ऊंचाई कितनी है 187 फीट, और बाकी जो इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है 108 फीट। तो ये आ सकता है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है इसके मुख्य गुंबज की ऊंचाई कितनी है 187 फीट। कितने फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर ये बना हुआ है। कौन? ताजमहल। तो ताजमहल समझ में आया होगा। इसके लिए जो पत्थर लाया गया था ये मकराना से लाया गया, राजस्थान के। कहां से लाया गया है? मकराना राजस्थान से लाया गया है ये पत्थर इसके लिए। और ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। क्या है? दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका जो शिल्पी है वो कौन है, यानी कि स्थापत्यकार कौन रहे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक। और इसका मिस्त्री कौन है? उस्ताद ईसा। कौन है? उस्ताद ईसा। और लैंडफूल क्या कहते हैं? सोपन के अंदर योजना बनाई और इस वन के निर्माण यानी सोपन में, और स्वर्णकारों ने इसको तैयार किया। सिमत ने यूरोप और एशिया का मिश्रण कहा है, और हवेल ने इसको नारितों की साकार प्रतिमा कही है। 9 करोड़ रुपए लगे, 22 साल में ये बनके तैयार हुआ। अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसको बनवाया था। अब बात करें आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने बनवाया। आपको पता ही है कि आगरा के अंदर भी जामा मस्जिद है, और उसका निर्माण शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी, कौन? जहां आरा बेगम, उसने उसका निर्माण करवाया था। अब अपने बात करते हैं दिल्ली की। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके। अब अपने बात करते हैं दिल्ली की इमारतों की। किसकी? दिल्ली की इमारतों की। 1638 से 48 10 सालों के अंदर शाहजहानाबाद बसाया दिल्ली के अंदर। क्या बसाया? शाहजहानाबाद बसाया दिल्ली के अंदर, ताकि राजधानी बनाई जाए और आगरा से दिल्ली को राजधानी लाई जाए। तो 10 साल में बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले लाल किला बनवाया, जिसके अंदर इसने 1 करोड़ रुपए लगाए। 1648 के अंदर लाल किला पूरा हुआ, जिस पर 1 करोड़ रुपए लगे। कितने लगे थे? 1 करोड़ रुपए लगे थे। और जो इसके शिल्पकार थे वो हमीद अहमद थे। कौन थे? हमीद अहमद। कौन थे इसके शिल्पकार? किसके? लाल किले के। ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर इसको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है, इसका जो पश्चिमी दरवाजा है लाल किले का, उसको लाहौरी गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और लाहौर कहां पर है? पश्चिम में ही है। दक्षिणी दरवाजा दिल्ली गेट। कौन सा? तो उत्तर और दक्षिण। दिल्ली कहां पर है? दक्षिण की तरफ है, तो दिल्ली गेट। उसके बाद में यहां पर जो एक तख्ते तौस रखा जाता था, जिसके अंदर बहुत सारे हीरे नगीने लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत, और उसके अंदर यूरोपियन प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर था। वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है, अंग्रेजों के पास है। उसके बाद में दीवाने खास, बहुत खूबसूरत है दीवाने खास। इसकी छत चांदी से बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चांदी की नक्काशी की हुई है। बहुत सारे पार्क बने हुए यहां पर। और जामा मस्जिद चांदनी चौक के बगल के अंदर जामा मस्जिद है, बहुत सुंदर। उसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी मीनारें बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी जामा मस्जिद। तो दोस्तों, शाहजहां के बारे में इतना ही। आगरा की इसकी इमारतें बताई है। दूसरी कौन सी बताई है? दिल्ली की इमारतें बताई है। इसके बाद में मुगल काल के स्थापत्य कला का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो औरंगजेब थे उन्होंने स्थापत्य कला को बढ़ावा नहीं दिया। संगीत कला, चित्रकला, इनके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। तो उसके काल में जो इमारत बनी, तो उन्होंने अपनी पत्नी बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर, जिसको ताजमहल की नकल कहते हैं। कई इतिहासकारों ने उसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा है, या भद्दा डिजाइन भी कहा है ताजमहल का। वो दक्षिण भारत के अंदर है। औरंगजेब की मृत्यु भी दक्षिण भारत में हुई, तो वहीं पर ही उनका खुलदाबाद के अंदर मकबरा बना हुआ है, वहीं पर ही। उसके बाद के अंदर इन्होंने राजस्थान के अंदर जो गागरोन का किला है, गागरोन के किले के अंदर भी इन्होंने एक मीठे शाह की दरगाह बनवाई थी, और लघु बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? लघु बुलंद दरवाजा बनवाया था वहां पर। तो औरंगजेब के काल के अंदर जनाजा निकल गया। किसका? स्थापत्य कला का जनाजा निकल गया, संगीत का जनाजा निकल गया। तो और इतिहास लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सारी बातें आपको बताई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा मुगल काल की स्थापत्य कला। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट मुगल काल के ऊपर एक वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। और स्थापत्य कला के जितने भी टॉपिक बनते हैं, शिक्षा का, साहित्य का, संगीत का, वो सारों पर मैं वीडियो दूंगा। तो स्थापत्य कला जो है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।